नमस्कार। आज हम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU की सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में गहराई से जानेंगे। DTU जिसे पहले DCE कहते थे, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1941 से है और इसकी लाइब्रेरी तो हमेशा से ही मतलब यहाँ की पढ़ाई और रिसर्च का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है। जी हाँ, बिल्कुल एक लेगेसी है इसकी। हाँ। ये बताती है कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं है, बल्कि सच में ज्ञान और कुछ नया करने का एक तरह से अड्डा बन गई है। खासकर 2004 में जब ये अपनी नई बिल्डिंग में आई। अच्छा, 2004 में? हाँ, तब से इसे मतलब 21वीं सदी के हिसाब से ढाला गया है। पुरानी लाइब्रेरी वाली बातें तो है ही, पर साथ में डिजिटल दुनिया की सारी सुविधाएं भी। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी सिर्फ किताबें रखने की जगह से आगे बढ़कर सीखने और इनोवेशन का पूरा माहौल तैयार करती है। ये सिर्फ एक रिसोर्स सेंटर नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जैसा आपने कहा। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये दायरा काफी बड़ा है। BTech, BBA जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के 12,600 से ज्यादा सदस्य। 12,600 काफी बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, और MTech, MBA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के करीब 2300 सदस्य और लगभग 1250 PhD स्कॉलर्स। इनके अलावा फैकल्टी, स्टाफ और कुछ खास मेंबर भी शामिल हैं। मतलब लगभग 16,000 से ज्यादा लोग। ये दिखाता है कि लाइब्रेरी सबके लिए खुली है ना? सही बात है। ये इंक्लूसिविटी, मतलब सबको शामिल करना, ये बहुत जरूरी है आजकल किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के लिए। और खुलने के समय की बात करें तो आम दिनों में सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुली रहती है। शनिवार को थोड़ा अलग, 9:30 से 10, संडे को 10 से 5। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइमिंग है। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात है, इम्तिहान के दिनों में जब स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, हाँ, वो प्रेशर टाइम, तब ये लाइब्रेरी हफ्ते के दिनों और शनिवार को सुबह 6 बजे तक खुली रहती है। सुबह 6 बजे तक मतलब पूरी रात? पूरी रात। सोचिए, रात भर पढ़ने की सुविधा, और इसमें एक साथ 550 लोगों के बैठने की जगह भी है। 550, ये बहुत मायने रखता है। इतनी बड़ी मेंबरशिप, और खासकर एग्जाम के टाइम पर सुबह 6 बजे तक खुले रहना, यह दिखाता है कि इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स की जरूरतों को कितनी गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये एक कमिटमेंट है। बिल्कुल, इससे पढ़ने पढ़ाने का कल्चर भी मजबूत होता है। सही बात है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ मिलता क्या क्या है। किताबों की बात करें तो मेन कलेक्शन में ही 1,56,000 से ज्यादा किताबें हैं। 1.5 लाख से ज्यादा? वाह। हाँ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लगभग हर विषय कवर होता है। और एक बहुत ही खास चीज है बुक बैंक। इसमें करीब 58,000 किताबें हैं। बुक बैंक, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। और इनमें से 9,000 से ज्यादा किताबें विशेष घटक योजना यानी SSCP के तहत उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। ये स्कीम पक्का करती है कि महंगी टेक्स्ट बुक्स किसी की पढ़ाई में रुकावट ना बने। ये बहुत जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों। बिल्कुल। इसके अलावा करीब 6,600 किताबें डोनेशन में मिली हैं, और समावेशिता की एक और मिसाल ब्रेल लिपि की किताबें भी हैं। ब्रेल किताबें, ये वाकई काबिले तारीफ है। बुक बैंक और ब्रेल किताबों का होना ये दिखाता है कि लाइब्रेरी का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना है कि ज्ञान सब तक पहुंचे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो या उन्हें कोई शारीरिक चुनौती हो। ये इंस्टीट्यूट की सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाता है। सही कहा। रिसर्चर्स के लिए भी खजाना है। 7,800 से ज्यादा डिजिटल थीसिस और रिसर्च पेपर्स यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, साथ ही करीब 32 पुरानी पांडुलिपियां भी हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। रेयर कलेक्शन भी है मतलब। अब थोड़ा डिजिटल दुनिया में झांकते हैं। लाइब्रेरी के पास करीब 3,500 ई-बुक्स का कलेक्शन है। 3,500 ई-बुक्स? हाँ, जिसमें एल्सेविया, पियर्सन, टेलर एंड फ्रांसिस जैसे बड़े पब्लिशर शामिल हैं। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे पारंपरिक और डिजिटल का संतुलन बनाया गया है। फिजिकल किताबों का इतना बड़ा कलेक्शन तो है ही, हाँ, लेकिन साथ ही डिजिटल रिसोर्सेज पे भी काफी जोर दिया गया है। ये उन सभी की जरूरतें पूरी करता है जो लाइब्रेरी आकर पढ़ना पसंद करते हैं, और उनकी भी जो कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस चाहते हैं। सही बात है। अच्छा, रिसर्च के लिए जर्नल्स तो जान होते हैं। यहाँ करीब 13,000 से ज्यादा जर्नल्स उपलब्ध हैं। 13,000? हाँ, जिनमें साइंस डायरेक्ट, IEEE, स्प्रिंगर जैसे टॉप नाम शामिल हैं।
और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है ओनोस, यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हाँ, ओनोस ये सरकारी स्कीम है ना? जी हाँ, ये एक सरकारी स्कीम है जिसके जरिए 30 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर्स के 13,000 से ज्यादा पीयर रिव्यूड जर्नल्स तक पहुंच मिलती है। एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर, IEEE एक्सप्लोर, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, सब। ये तो जबरदस्त है। ओनोस जैसी पहल वाकई ज्ञान तक पहुंच को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये DTU जैसे संस्थानों को दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च से एकदम जोड़ देती है। इतने सारे जर्नल्स, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ये साफ दिखाते हैं कि DTU का रिसर्च पर कितना फोकस है। स्कोपस पर 6,23,000 से ज्यादा बार एक्सेस किया गया है और वेब ऑफ साइंस से करीब 6 लाख बार डाउनलोड हुए हैं। 6 लाख! ये आंकड़े बताते हैं कि रिसर्च कम्युनिटी इन पर कितना निर्भर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि ये डेटाबेस कितने काम के हैं। हाँ, और अकादमिक ईमानदारी के लिए टर्निटिन जैसा सॉफ्टवेयर भी है जो प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी पकड़ने में मदद करता है। ये बहुत जरूरी है। टर्निटिन जैसे टूल का होना ये पक्का करता है कि जो भी काम यहाँ से निकले वो मौलिक हो। ये किसी भी अच्छे संस्थान की साख के लिए क्रिटिकल है। अच्छा, इतने सारे संसाधन तो हैं, लेकिन इन तक पहुंचना और इन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान है? लाइब्रेरी की सर्कुलेशन सर्विस, मतलब किताबें लेने देने का सिस्टम, वो काफी स्मूथ है। पिछले साल ही 18,000 से ज्यादा बार किताबें इशू या री इशू हुई और 6,000 से ज्यादा बार री इशू। इसका मतलब है कि किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच रही हैं। शेयरिंग और ये रिसोर्सेज की ये अच्छी बात है। डिजिटल दुनिया की बात करें तो ई-जर्नल्स और डेटाबेसेस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस नाम की सर्विस के जरिए। रिमोट एक्सेस, हाँ, ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। मतलब आप कैंपस में हो या घर पर, हाँ। रिसर्च रुकनी नहीं चाहिए। हाँ। EBSCO जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन मैगजीन्स भी मिलती हैं। बिल्कुल, रिमोट एक्सेस जैसी सुविधा आज के समय में बहुत जरूरी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। कोई रिसर्चर फील्ड वर्क पर है, कोई स्टूडेंट घर से पढ़ रहा है, वो भी लाइब्रेरी के सारे डिजिटल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है। ये मॉडर्न जरूरतों को पूरा करती है। और अगर किसी को मदद चाहिए तो उसके लिए रेफरेंस सर्विस है। लाइब्रेरी स्टाफ सीधे मदद करता है और एक ईमेल बेस्ड वर्चुअल रेफरेंस डेस्क, अच्छा, VRD भी है। हाँ, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, स्कैनिंग की सुविधा भी है। और अगर कोई किताब या जर्नल DTU में नहीं है तो इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए उसे दूसरी लाइब्रेरी से मंगाया जा सकता है। इसके लिए डेलनेट जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन, ये भी काफी हैंडी फीचर है। बिल्कुल। लाइब्रेरी का पूरा कैटलॉग ऑनलाइन है, इसे ओपैक्स कहते हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं और इसे कहीं से भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन कैटलॉग तो अब स्टैंडर्ड है। हाँ, नए मेंबर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि लाइब्रेरी में क्या-क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है। न्यूज़लेटर, वर्चुअल टूर, बुक एग्जीबिशन जैसी चीजें भी होती रहती हैं। यूजर एजुकेशन पे भी ध्यान है मतलब। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो लाइब्रेरी करती है वो है संस्थान की बौद्धिक संपदा को सहेजना। DSpace नाम के डिजिटल रिपोजिटरी में थीसिस, रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जमा किए जाते हैं। DSpace, हाँ, ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज बहुत जरूरी होती हैं। इससे ये ज्ञान सुरक्षित रहता है और दूसरों के काम भी आता है। स्टूडेंट्स के लिए एक और बढ़िया चीज है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर PYQ भी DSpace पर मिल जाते हैं। PYQ, ये तो स्टूडेंट्स के लिए गोल्ड माइन है। बिल्कुल, एग्जाम की तैयारी में बहुत मददगार होते हैं। सही बात है। लाइब्रेरी अपने समुदाय को जोड़े रखने के लिए कुछ प्रकाशन भी निकालती है, जैसे एडिक्ट व नोवा, जिसमें नई आई किताबों और रिसोर्सेज की जानकारी होती है, नोवस लिटरा, जिसमें DTU की महीने भर की खबरें होती हैं, और सैपियंटिया, जो DTU के रिसर्च आउटपुट को हाईलाइट करता है। तो कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है। ये सारी सर्विसेज दिखाती हैं कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं है, ये एक्टिवली अपने यूजर से जुड़ती है, उनकी मदद करती है और उनकी ज़रूरतों को समझकर लगातार खुद को बेहतर बनाती है। DSpace में थीसिस और PYQs का होना स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ। और ये न्यूज़लेटर वगैरह सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि एक कम्युनिटी वाली भावना भी जगाते हैं। बिल्कुल। और लाइब्रेरी यही नहीं रुकती है, ये लगातार नई चीजें जोड़ रही है। हाल में कुछ नए टूल्स शामिल किए गए हैं, जैसे ग्रामरली। अच्छा, राइटिंग असिस्टेंट। हाँ, ये लिखने में मदद करता है, व्याकरण सुधारता है। फिर हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग, इससे बिजनेस के स्टडीज मिलती हैं जो MBA वालों के लिए बहुत काम की हैं। स्पेशलाइज्ड रिसोर्स। वेब ऑफ साइंस, ये रिसर्चर्स को साइटेशन खोजने में मदद करता है। और NVDA,
ये एक फ्री स्क्रीन रीडर है जो दृष्टिबाधित यूजर्स को डिजिटल कंटेंट एक्सेस करने में मदद करता है। ये समावेशिता पर जोर दिखाता है। एनवीडिया का होना वाकई सराहनीय है। ये दिखाता है कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ फिजिकल स्पेस तक ही सीमित नहीं है, डिजिटल स्पेस में भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, और रिमोट एक्सेस का जिक्र फिर से करना होगा, क्योंकि ये कई अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक जगह सर्च करने की सुविधा देता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्च। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे ग्रामरली से राइटिंग सुधारना और सबको साथ लेकर चलना एनवीडिया से एक्सेसिबिलिटी दोनों पर ध्यान दिया गया है। ये सिर्फ रिसोर्स नहीं दे रहे, ये यूजर्स को बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं। कुछ खास पहले भी हैं, जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS पर किताबों और रिसोर्सेज का एक अलग कलेक्शन बनाया जा रहा है। IKS ये आजकल काफी फोकस में है। अच्छा है कि लाइब्रेरी इसे भी शामिल कर रही है। और लाइब्रेरी अब सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी काफ़ी एक्टिव है। खबरें शेयर करना, इवेंट्स बताना, रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करें इस पर वीडियो बनाना वगैरह। ये तो आज के ज़माने की ज़रूरत है। इससे लाइब्रेरीज ज़्यादा कनेक्टेड और अप्रोचेबल महसूस होती हैं। खास कलेक्शंस में दुर्लभ किताबें, DTU के पुराने प्रकाशनों का आर्काइव, स्वामी विवेकानंद पर एक सेक्शन और भारत रत्न पाने वालों पर भी एक सेक्शन शामिल है। अच्छा, स्पेशल इंटरेस्ट सेक्शंस भी हैं। और हाँ, ब्रेल किताबें भी इसी खास कलेक्शन का हिस्सा हैं। वर्चुअल और रिमोट एक्सेस को और बेहतर बनाने के लिए रिमोट एक्सेस के अलावा लाइब्रेरी ई-शोध सिंधु और डेलनेट जैसे कंसोर्शियम की भी मेंबर है। कंसोर्शियम मेंबरशिप, इसका फायदा ये है कि DTO वालों को उन रिसोर्सेज तक भी पहुंच मिल जाती है जो शायद लाइब्रेरी ने सीधे सब्सक्राइब ना की हो। इससे ज्ञान का दायरा और भी बढ़ जाता है। ये स्पेशल कलेक्शन और कंसोर्शियम मेंबरशिप लाइब्रेरी को एक अलग पहचान देते हैं। अब थोड़ा पर्दे के पीछे की तकनीक पर नजर डालते हैं। लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए कोहा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जो ओपन सोर्स है। कोहा, हाँ, काफी पॉपुलर है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। डिजिटल चीजों को सहेजने के लिए DSpace है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। रिसर्च की जानकारी को ऑर्गेनाइज और शेयर करने के लिए IIRNs यानी इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम है। IRNs ये रिसर्च प्रोफाइलिंग के लिए है शायद। हाँ, रिसर्च नेटवर्किंग और प्रोफाइलिंग के लिए। ग्रामरली और रिमोट एक्सेस जैसे यूजर फेसिंग टूल तो है ही, इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी NDLI और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA से भी जुड़ाव है, जिससे राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बनती है। तो मतलब टेक्नोलॉजी का काफी स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ काम आसान करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान को बचाने, DSpace, रिसर्च को दुनिया तक पहुंचाने, IIRNs और देश विदेश के बड़े नॉलेज नेटवर्क से जुड़ने NDLI, IGNCA, कंसोर्शियम का एक सोचा समझा तरीका है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ संसाधन और तकनीक देना काफी नहीं है। लाइब्रेरी ये भी सुनिश्चित करती है कि लोग इन्हें इस्तेमाल करना सीखें। इसके लिए नियमित रूप से सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्कशॉप्स होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे प्लेजरिज्म चेकिंग टूल ड्रिलबिट की ट्रेनिंग, IEEE की ऑथर वर्कशॉप्स, जिसमें सिखाया जाता है कि अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिखें और पब्लिश करें। अच्छा, ऑथर वर्कशॉप भी? हाँ, टर्निटिन की ट्रेनिंग, क्विलबॉट जो लिखने और पैराफ्रेज करने में मदद करता है, की वर्कशॉप और अलग अलग रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें, इस पर सेशन होते हैं। तो मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम है यूजर्स के लिए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी बाहर की कम्युनिटी से भी जुड़ती है। स्कूलों के बच्चे या डैनिक्स जैसे संस्थानों के ट्रेनी ऑफिसर्स लाइब्रेरी देखने आते हैं। ओपन हाउस जैसे कार्यक्रम भी होते हैं। ये बहुत अहम बात है। रिसोर्स देना एक बात है, लेकिन लोगों को ये सिखाना कि उन्हें सही तरीके से कैसे ढूंढें, कैसे समझें और कैसे नैतिक रूप से इस्तेमाल करें, यही असली इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है। इसके बिना बेहतरीन संसाधन भी बेकार हो सकते हैं। और कम्युनिटी से जुड़ना लाइब्रेरी की भूमिका को सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं रखता, बल्कि समाज में भी फैलाता है। सही कहा। जाहिर है इस सब में अच्छा खासा निवेश भी लगता है। 2024-25 के बजट को देखें तो ई-जर्नल्स पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 5 करोड़ ई-जर्नल्स पर? हाँ, प्रिंटेड किताबों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2 करोड़ किताबों पर? और मैगजीन अखबारों के लिए करीब 2 लाख। कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स वगैरह को अलग से भी फंड मिलता है अपनी जरूरत के हिसाब से रिसोर्स खरीदने के लिए। बजट के आंकड़े लाइब्रेरी की प्राथमिकताओं को साफ दिखाते हैं। ई-जर्नल्स पर इतना बड़ा खर्च किताबों के मुकाबले 2.5 गुना। ये बताता है कि डिजिटल रिसोर्सेज, खासकर रिसर्च के लिए, कितने जरूरी हो गए हैं। हाँ, डिजिटल फॉरेस्ट लगता है। लेकिन साथ ही
प्रिंटेड किताबों पर भी लगातार 2 करोड़ का निवेश, ये भी दिखाता है कि फिजिकल किताबें अभी भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। और ये लगातार सालाना खर्च, ई जर्नल्स पर करीब 5 करोड़, किताबों पर 2 करोड़, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि डीटीयू सेंट्रल लाइब्रेरी में फिजिकल और डिजिटल संसाधनों का एक विशाल भंडार है। बिल्कुल। इसे सपोर्ट करने के लिए ढेरों सर्विसेज हैं, पहुंच पर बहुत जोर है। चाहे वो देर तक खुलने का समय हो, कहीं से भी एक्सेस की सुविधा हो, या ब्रेल किताबों और एनवीडीए जैसे समावेशी टूल हो। टेक्नोलॉजी का गहरा इस्तेमाल है, लोगों को सिखाने पर फोकस है, और इन सबके पीछे एक बड़ा वित्तीय निवेश है। आने वाले समय में डीटीयू जैसे संस्थानों में लाइब्रेरी स्पेस की परिभाषा बदल जाएगी। क्या लाइब्रेरी की पहचान अब सिर्फ उसकी बिल्डिंग से होगी, या ये सीमाओं से परे मतलब वर्चुअल स्पेस में फैल चुकी है? विचार करने लायक बात है। बहुत अच्छा सवाल है। फिजिकल बनाम वर्चुअल स्पेस, लाइब्रेरी का